जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। मित्रों, मैंने कल जैसे कहा था, नवंबर 1760 के पहले 15 दिन में मराठों की स्थिति युद्ध भूमि में काफ़ी मजबूत थी। खंदक उनके निश्चित काम आ रहा था। पानीपत शहर से पसीनम खुर्द, जिसे आज पसीना खुर्द बोला जाता है, इन दोनों गांव की सीमा पर लगभग 100 फुट चौड़ाई और 25 से 30 फुट गहरी एक खंदक इब्राहिम खान ने बना लिया था, जहां उसने अपनी तोपें लगाई थी। रसद तोड़ने के चक्कर में मराठे रोज उनकी छोटी टुकड़ी बनाते थे और बाहर निकलते थे। ये थोड़ा बहुत तो असरदार हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ, वैसे यमुना के पूर्व तट पर पंतक की परिस्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उनको भी कामयाबी ज़्यादा नहीं मिली। मित्रों, 15 नवंबर के बाद अब बदलाव दिखने लगा था। इसका एक उदाहरण देता हूं। जब पराशर वाघ और उनके पुत्र ने पंत ने आगरा से भेजे हुए जो पैसे थे, उसका पहला किश्त भाऊ के पास पहुंचने में उनको देरी हो गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली पसीना खुर्द के रास्ते में उनको तगड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये पहली मराठों के लिए खतरे की घंटी साबित हुई। पंत ने भाऊ को आगरा से 3.5 लाख रुपए भेजे थे, जो उसने दिल्ली भेजे, जैसे भाऊ के पत्र में भाऊ ने कहा था। अब दिल्ली में था नारोशंकर ने अपना दिमाग लगाया और उसने वो 3.5 लाख में से मात्र 1.45 के आसपास उतनी ही रकम पराशर वाघ को दी और पहुंचाने का संदेशा दिया। अब उस वक्त सब पैसे सिक्के के रूप में होते थे, यह हमें मालूम है। तो सारे पैसे हमारे मराठों ने थैलियों में भरकर वो पानीपत की ओर निकल पड़े। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि पठान तो तकरीबन बागपत से गंगोह तक यमुना तट पे फैले हुए थे। अब उन लोगों को इनके पैसे ले जाने की भनक लगी। बड़ी मुश्किल से मित्रों लड़ के झगड़ के ये हमारे थैली के साथ जो मावड़े थे वो रकम भाऊ तक पहुंचाए। अब भाऊ को मिली रकम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जिस संघर्ष से होकर वो गुजरे थे, हम निश्चित ये कह सकते हैं कि कुछ थैलियां तो कम हुई होगी, लेकिन पैसा भाऊ तक पहुंचा। नारोशंकर की शंका भी सही साबित हुई कि भाई बीच रास्ते इनको अवरोध हो सकता है। यहाँ पानीपत से नजदीक मराठे अब खंदक और आसपास के इलाके में जकड़ने लगे। दिल्ली से सीधा संपर्क तकरीबन कम होते चला जा रहा था। दक्षिण से फौज तो निकली थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ दिल्ली से आगे तो रास्ता पठानों ने घेर रखा था। आप इसी बात का अंदाजा लगाइए कि 20 नवंबर से 15 जनवरी तक एक भी स्वहस्ताक्षरित किसी सरदार का या भाऊ का एक पत्र भी आज उपलब्ध नहीं है। सीधा मतलब है कि पत्र तो भाऊ और सरदारों ने भेजे होंगे, लेकिन बीच रास्ते पठानों ने ये सब जब्त कर लिए। अब पराशर वाघ के कथानक पर बहुत सारे यूट्यूबरों ने डिटेलिंग की है। वो अभिनंदन के पात्र है कि उन्होंने वो इतिहास निकाला कि भाई 4 जनवरी का पराशर बाबा के लड़के कौन थे, उनके साथी कौन थे, कौन उनके साथ थे, कैसे उन्हें प्रतिकार हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सुनने लायक है, तो मैं आपको उनको भी सुनने की प्रार्थना करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। जो मराठे अब्दाली का दाना पानी बंद करने चले थे, वो शायद
अविचार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दबाजी में किया गया निर्णय लगता है, क्योंकि दिल्ली, शाहदरा से सहारनपुर यानी तकरीबन 70 से 80% इन शहरों के बीच का यमुना तट पठानों ने घेरा था। सारे गांवों में, ये जो बीच के गांव हैं, सभी गांवों में मोमिन भरे पड़े हुए थे। खूनी सूफी मुल्ला लगातार उम्मीद की मस्जिद से पुकार दे रहे थे। अब यही हाल पूर्व तट का था। वहाँ तो ज़्यादा धर्मांध मोमिन थे और वहाँ मराठे कमज़ोर भी थे। अकेले पंत के क्षमता का बाहर का ये मामला लगता है। जाट, हाँ जाट बिल्कुल खड़े थे, लेकिन वो कुंभलगढ़ और आसपास के क्षेत्र पर सीमित थे, क्योंकि उनको उनकी रक्षा करनी थी, कुंभलगढ़ और आसपास के उनके भरतपुर के इलाके की। और उनका जाटों की संख्या भी बहुत सीमित थी, जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो ज़्यादा दूर वो भी नहीं जा सकते थे। परिणाम ये हुआ कि रोहिलखंड से जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, नगर है, यहाँ से सारे मोमिन अब्दाली को रसद पहुंचाने लगे। आते हैं दिसंबर में। दिसंबर शुरुआत में अब्दाली की बाजू बहुत तगड़ी हो गई थी और उसने अब मराठों की सप्लाई चेन तोड़नी शुरू कर दी। मराठों की सप्लाई लाइन शुरू कर दी। मराठों की सप्लाई लाइन बहुत कम जगह पे थी, क्योंकि पंत अकेले यहाँ पे थे, नारोशंकर दिल्ली में थे, जाट कुछ गुर्जरों के साथ रसद पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर उनको सफलता नहीं मिली। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई मित्रों कि दिसंबर के आखिर के 2 हफ्ते मराठों को पेड़ के पत्ते, उनके मूल यानी रूट्स, पेड़ के रूट्स और पानी, इनके अलावा कहीं से अन्न मिलना दुरापास्त हुआ। इतनी भयानक अवस्था मराठों पे आई थी। 15 दिन तो जैसे तैसे मराठों ने निकाले, लेकिन उसके बाद हल्ला करने के अलावा उनको कोई विकल्प ही अब्दाली ने नहीं छोड़ा था। अब्दाली की ये चाल बेहद कामयाब हो गई। काबुल से निकलते ही उम्मीद के भरोसे वो भारत आया हुआ था। उम्मीद ने उसका संपूर्ण साथ दिए, ये हमें मानना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर कहा कि सारे पत्र बीच में ही पठानों ने पकड़े और आज तक हमने भाऊ के जितने भी पत्र पढ़े हैं, हमने देखा है वो बहुत, भाऊ अपने पत्र में बहुत डिटेलिंग करता था। तो मुझे तो लगता है शायद ये जो बीच रास्ते जब्त किए हुए पत्र है, विशेषतः भाऊ के, उन पत्रों का भी फायदा अब्दाली को भरपूर मिला होगा। युद्ध से पहले 8-10 दिन भाऊ के हाथ में टूटी फूटी रकम बची थी। नवंबर दिसंबर का हाल नाना फडणवीस के पत्र के जरिए हम देख सकते हैं। नाना पत्र में लिखता है, चिरंजीव मोरोबा या प्रति बालाजी जनार्दन से आशीर्वाद। 19 जमादिल वले इस डेट का ये पत्र है। इस डेट का पत्र नहीं है। नाना कहता है कि 19 जमादिल वले को हम पानीपत पहुंचे। ये पानीपत पहुंचने की तारीख है। कुंजपुरा पे मराठों ने विजय प्राप्त की, समात खान वगैरह मारे गए। पहली बार अब्दाली से हमारा मुकाबला हुआ। कृष्णा जोशी संगमेश्वरकर, इसको युद्ध भूमि में देवाज्ञा हुई। पानीपत के सीमा पर बड़े खंदक में सेना तोपों के साथ आज सुरक्षित है। सामने गिलचे भी 50-60 हजार की संख्या में थे। उनके पास भी 40-50 तोफे दिखती है। एक दिन शिंदे के बाजू पर गिलचों ने बड़ा हमला किया। लड़ाई अच्छी हुई। मराठों ने
उनका घेराव करके सफलता प्राप्त की। 200 के आसपास गिलचे वही युद्ध भूमि में मरे पड़े, घायल भाग गए। शिंदे के 230 मावड़े युद्ध भूमि पर वीरमरण प्राप्त हुए। सूर्यास्त के कुछ देर बाद विश्राम हुआ। उनके बाद 28 रबीला खरी 7 दिसंबर को स्वतः श्रीमंत 4-5 हजार लोगों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने मोर्चे लगाए। लड़ाई की शुरुआत जबरदस्त हुई, लेकिन तुरंत सूर्यास्त हो गया। मित्रों, लगता है कि 3:30-4 बजे के आसपास ये प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ होगा, लेकिन युद्ध में सूर्यास्त के बाद पता चला कि बलवंत राय के छाती में गोली लगी है और वो जमीन पे गिर गया है। जैसे बलवंत राय जमीन पे आया, एक गिलचे ने उसके चेहरे पे भी तलवार से वार किया, दूसरे ने उसका गला काटा। शीर लेके जाने लगे, तभी 5-7 मावड़े उसकी तरफ दौड़ते आए। उन दोनों को मावड़ों ने वही मार डाला। उन्हीं मावड़ों ने सर उठा के शरीर के पास उस शीर को लेके गए। एक कंबल में उनके ऊपर दाह संस्कार किया गया। उनके अर्धांगिनी ने अपने 10-12 साल के पुत्र को श्रीमंत के हवाले किया और अग्नि प्रवेश किया। उस दिन 1,500 मरे पड़े गिलचे हमने देखे हैं। पता नहीं और कितने मरे होंगे, क्योंकि अमावस की रात थी। हमने 150 मराठों ने अपनी जान गंवाई। 800 के आसपास जख्मी हालत में खंदक में है। लड़ाई उत्कृष्ट हुई। बस बलवंत राय के प्रकरण से यहाँ सभी उदास थे। वहाँ गोविंद बल्लाळ रोहिलाखंड में थे। वो भी रोहिलाखंड में पूरी रसद नहीं तोड़ सके। गोविंद बल्लाळ पंत दिल्ली की तरफ बाद में आए। पता नहीं उनमें हमला हुआ तब कितने जीवित बचे, लेकिन गोविंद बल्लाळ के सर को अब्दाली ने श्रीमंत को भेजा है। पानीपत में ही गोविंद पंत बुंदेला का दहन विधि हो गया। नारोशंकर अपने फौज के साथ रसद लेके निकले थे। अब्दाली ने 10,000 गिलचे भेजकर वो रसद भी जब्त कर ली। पंत की जो फौज थी, 400 की फौज पूरी की पूरी काटी गई है, ऐसे समाचार है। आज 2 महीने से ज्यादा युद्ध शुरू है। अब लगता है दोनों पक्ष बिना विजय यहाँ से नहीं हटने वाले। दोनों ने प्रण किया है। हाथ में पैसा नहीं है। महंगाई अचानक बहुत बढ़ गई है। ज्यादा क्या लिखूं। 3 बार तुंबल युद्ध हुआ, मारकाट हुई। पठानों को अंतिमतः 10-12 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है। एक क्षेत्र में हलचल बहुत है। वर्षा के कारण इस साल भी रब्बी ने किसानों को खुश कर दिया है। आगे श्री कृपा होगी, यही विश्वास है। ये मित्रों पत्र नाना फडणीस ने 18 जनवरी 1761 को काशी से मोरोपंत को लिखा है। यानी 18 जनवरी को नाना फडणवीस पानीपत से भागकर काशी पहुंच चुका था। वंदे मातरम।